हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। मैं हूं नंदिनी और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समिट के बारे में जहां पर एक बहुत ही मेजर स्टेटमेंट दिया गया। तो जिस समिट की मैं बात कर रही हूं वो है यूक्रेन साउथ ईस्ट यूरोप समिट, जो कि क्रोएशिया में इस वक्त हो रही है, जहां पर कि व्लादिमीर जेलेंस्की, जो कि हमारे यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया है कि वो नियर फ्यूचर यानी कि 2025 तक ये जो रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट है, जो वॉर है बेसिकली, उसका समापन होते देख रहे हैं, उसका एंड होते देख रहे हैं। उन्होंने ये स्टेटमेंट इन पर्टिकुलर क्यों दिया, इस पर्टिकुलर चीज को हम बिल्कुल आज के सेशन में डिकोड करेंगे और समझेंगे कि क्या थी वो सारी चीजें जिससे कि एक इतना बड़ा स्टेटमेंट, एक इतनी बड़ी रे ऑफ होप आई है यूक्रेन के जो देशवासी हैं उन सब के लिए। तो विदाउट एनी फर्दर अडू हम फटाफट से इस सेशन का शुरुआत करते हैं। तो अगर हम समझें कि ये जो एक्चुअल न्यूज़ है वो क्या है, तो ये जो पूरी न्यूज़ है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो ये है कि जेलेंस्की जो है वो एम करते हैं यूक्रेन के वॉर को 2025 तक एंड होने के लिए। ये जो सिचुएशन है वो बेसिकली इसीलिए अराइज हुई है क्योंकि बैटलफील्ड में देखा जा रहा है कि जो पाथ है, जो एक तरीके से रुख है जो वॉर का, वो पीस की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो शांति की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है, जिससे कि जेलेंस्की ने एक इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया जहां पर कि डायरेक्टली बात हो रही है वॉर के खत्म ही हो जाने की, जो कि करीब करीब 2.5 साल से चल रहा है। उस वॉर पर फाइनली जो है वो रोकथाम होने वाली है, फाइनली जो है वो बंद होने वाला है। उस पर ये स्टेटमेंट जो था वो इन पर्टिकुलर दिया गया। जेलेंस्की ने इसके साथ साथ ये भी बोला कि अक्टूबर से दिसंबर 2024 तक का जो टाइम है वो काफी ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि इसी टाइम पर काफी सारी जो पावर डायनामिक्स हैं वो भी चेंज हो रही हैं। तो जो भी इस टाइम पर दोनों कंट्रीज का रुख होगा एक दूसरे के प्रति, उसी के चलते ही जो आगे की 2025 की जो स्थितियां हैं वो हम गेस कर सकते हैं। अभी के प्रेजेंट सिचुएशन में जो यूएस का सपोर्ट है, जो अदर वेस्टर्न एलाइज का सपोर्ट है, उसके वाया अगर हम समझने की कोशिश करें तो अभी जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा फेवरेबल है यूक्रेन के लिए, जिसके चलते ही ये जो स्टेटमेंट है वो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर आया है। अगर आगे हम बात करें तो यूक्रेन जो है, क्यों हम जो वेस्ट है और क्यों जो यूएस है हम उसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इस वॉर के ख़त्म होने पे, तो वो इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि यूक्रेन जो है वो हेवीली डिपेंड करता है वेस्टर्न सपोर्ट पे, फिर चाहे वो आर्म्स के लिए हो, फिर चाहे वो बेसिक ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए हो, इकोनॉमी एड के लिए हो, वो इन अ वे हर तरीके से डिपेंड करता है वेस्टर्न कंट्रीज पे और जो उसके यूएस के साथ अलाइज है उन पर। साथ ही साथ यूक्रेन जो है वो पुश कर रहा है रशिया के जो मिलिट्री के लोग हैं उनको अपने ग्राउंड्स के बाहर, क्योंकि प्रेजेंटली अगर हम देखें तो क्लोज टू 20% ही ऐसा इलाका है जो कि अभी भी रशिया के कंट्रोल में है, बाकी जो 80% है वो यूक्रेन ने अपना विन बैक कर लिया है। लेकिन ये जो पूरी सिचुएशन है वो इतनी ईजी नहीं है जितनी कि ये दिख रही है। इसके साथ साथ जो है वो काफ़ी सारे चैलेंजेस और रेपरकशंस है, जिसमें कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है अभी का जो यूनाइटेड स्टेट्स और जो वेस्टर्न अलाइज हैं यूक्रेन के, उनका रोल। क्योंकि अगर हम देखें कि जियोपॉलिटिकली एक जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी चल रही है वो अभी चल रही है हमारे यूनाइटेड स्टेट्स के जो इलेक्शंस हैं वो, जिसमें कि देखा जा रहा है कि अगर अभी का जो पावर डायनामिक है वही रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यूक्रेन जो है उसको एक कंटिन्यूड सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो जीत गया तो देखा जाएगा कि जो भी सप्लाईज है, जो भी एड है, मदद है जो यूएस के द्वारा पहुंच रही है यूक्रेन पे, उस पर काफ़ी सिग्निफिकेंटली जो है वो असर आ सकता है, जिसकी वजह से ये एक ऐसा पॉइंट बन जाता है जो कि बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा इस वॉर के खत्म या कंटिन्यू होने पे। अगर हम बात करें पीस नेगोशिएशंस की, तो अगेन जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो ही एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं ये जो डायलॉग्स हैं दोनों कंट्रीज में उनको इस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि दोनों कंट्रीज बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर एलाइज उनको एक ऐसे कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाते हैं जहां पर उनको बात करनी ही पड़े, तो वो जो एलाइज हैं वो सिर्फ वेस्टर्न एलाइज हैं और सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो बेसिकली ये नेगोशिएशंस जो है वो करवा सकती हैं। इसके साथ साथ जो अदर चीज़ें हैं जिनमें वेस्टर्न कंट्रीज का जो है वो रोल होगा, वो होगा जो पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन होगा, और जो नेटो और सिक्योरिटी काउंसिल्स जो हैं, जो अदर बिग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें कि यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न कंट्रीज का एक सिग्निफिकेंट रोल है, उसमें भी इंक्लूजन की जो बात है वो इसी एस्पेक्ट में आएगी। जब
इनके पास यानी कि यूक्रेन के पास सपोर्ट होगा किसका, यूनाइटेड स्टेट्स का और उनके वेस्टर्न एलाइज का। तो अगर वॉर खत्म होता है तो ये जो सारी सिचुएशंस है उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम बात करें एड्स की, सैंक्शंस की, तो वो अभी पर्टिकुलरली सिर्फ इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिवली हेल्प कर रहा है यूक्रेन की, और काफ़ी ज़्यादा वीकन करने की कोशिश कर रहा है रशिया को। अगर पावर डायनामिक चेंज हुआ तो ये जो पूरी परिस्थिति है वो उलट भी हो सकती है। जो अभी 20-80 का रेशियो चल रहा है वो 80-20 का रेशियो भी हो सकता है। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आगे के जो महीने हैं उन पे फोकस किया जाए, ताकि हम एक ऐसी जो सेमी वॉर वाली सिचुएशन है उससे बाहर आ पाए। लेकिन ये सब इतना इजी नहीं है, इसके साथ चैलेंजेस भी एसोसिएटेड हैं, क्योंकि सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स की या वेस्टर्न अलाइज की बात नहीं है। ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट है वो ग्लोबल रूप ऑलरेडी ले चुकी है। तो इसी की वजह से अगर ख़त्म भी होता है ना ये सब, तो भी जो चैलेंजेस है वो अपनी जगह पर रहेंगे, वो एज इट इज़ रहेंगे ही रहेंगे। तो जो चैलेंजेस है जिनकी हम बात कर रहे हैं वो ये है कि अभी के टाइम पे जो इंटरनेशनल सपोर्ट है उसको भी सस्टेन करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया है, क्योंकि जो कंट्रीज हैं जो इन सपोर्ट हैं वो भी थक गई हैं ओवर द टाइम अपना जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड करते करते, क्योंकि टुवर्ड्स द एंड उनका जो प्रायोरिटी है वो उनकी कंट्री फर्स्ट है, ना कि यूक्रेन। तो अगर ये जो वॉर है वो कंटिन्यू रहता है और जैसा पावर डायनामिक की हम बात करें वो शिफ्ट होती है या चीज़ें जो है वो अनफेवरेबल होती हैं यूक्रेन के लिए, तो फिर ये जो प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है, जो चैलेंज है वो इम्पोज हो सकता है। साथ ही साथ अगर हम यूएस के पॉलिटिकल आउटकम की बात करें तो उस पर भी काफ़ी तगड़ी डिपेंडेंस है, क्योंकि जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया, ट्रंप जीतता है तो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस हमको देखने के मिलेंगे यूएस और यूक्रेन के टाइज के बीच में। अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा है इस सारी चीज़ों की वजह से ही, जिसकी वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा इकोनॉमी पे, डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा यूक्रेनियन बैटलफील्ड है उस पर, और डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस जो हैं वो हम देख पाएंगे एक ग्लोबल लेवल पर। साथ ही साथ रशिया का जो पोटेंशियल रिटालिएशन का केस है वो भी हो सकता है, क्योंकि रशिया चुप बैठने वालों में से नहीं है। हो सकता है कि वो एक हार्ड ग्राउंड पे बोलते कि ठीक है हम जो वॉर है उसको एंड कर रहे हैं, लेकिन वाया द मीन्स ऑफ साइबर अटैक्स, वाया द मीन्स ऑफ अटैकिंग द ट्रेड एंड कॉमर्स, सर्विस प्रोवाइड की जो हम बात करते हैं वो सब, इन सब के चलते जो रशिया है वो डायरेक्टली टारगेट कर सकता है यूक्रेन को, जिससे कि देखा जा सकता है कि जो प्रॉब्लम्स है वो आगे भी सस्टेन हो सकती हैं। इसके साथ साथ अगर सब शांति शांति से भी होता है तो भी यूक्रेन जो है उसको इतनी ज़्यादा क्षति पहुंच चुकी है कि कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, ना रोड है ना बिल्डिंग है, तो उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, दोबारा से स्क्रैच से उठाने के लिए बहुत ज़्यादा इकोनॉमी की भी ज़रूरत है, और उससे साथ साथ जो रीबिल्ड करना है वो बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। तो ये भी एक जो पोटेंशियल चैलेंज है वो हो सकता है। जो पीस नेगोशिएशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा उसमें हर्डल्स देखे जा रहे हैं ओवर द टाइम, क्योंकि सीज फायर जो है वो हर कंट्री बेसिकली डायलॉग करवाती है और डिमांड करती है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो जैसे कि G7, आसियान समिट, सब के सब जो हैं उनका एक बहुत ही मेजर जो एजेंडा होता है वो होता है डिस्कशन ऑन रशिया एंड यूक्रेन। बट आउटकम जैसा कि हम देख सकते हैं कि कुछ नहीं निकल रहा है। साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल रिपरकशंस भी हम काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी एग्जॉशन होगा रिसोर्सेज का, फिर चाहे वो डायरेक्ट यूक्रेन के हो या फिर यूक्रेन के अलाइज का हो या रशिया के अलाइज का हो, तो उसका इम्पैक्ट सिग्निफिकेंटली आएगा जियोपॉलिटिक्स पे फॉर श्योर। वहीं पर जो हमारी पावर डायनामिक है उसका भी एक रोल प्ले होता है इस पूरी सिचुएशन में। तो जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, चैलेंजेस भी जो हैं वो टैग अलोंग कर रहे हैं, पर बात अभी यही है कि ये जो पूरी सिचुएशन है उसको डील कैसे किया जाए, और क्या इस सब सिचुएशन को डील करने के बाद जो वॉर है वो एक तरीके से एंड होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इस पूरी सिचुएशन को जब एनालाइज किया गया और देखा गया कि जो वॉर है वो कैसे एंड होगा, तो कुछ जो है वो पाथ्स निकाले गए, कुछ जो है वो ऐसी सिचुएशंस आइडेंटिफाई की गई जिसके वाया एक ऐसा बोला जा सकता है कि जो वॉर है वो फाइनली खत्म हो चुका है। सबसे पहली जो सिचुएशन थी वो थी मिलिट्री विक्ट्री की या फिर स्टेलमेट की। स्टेलमेट होती है हमारी बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हम सीज फायर की बात करते हैं। वहीं मिलिट्री विक्ट्री है कि किसी भी आइदर ऑफ द कंट्री जो है वो फुल एनेक्सेशन कर ले, वो जो फुल है वो उनका जीत हो जाए और वो पूरी तरीके से जो है वो अपना अधिकार जमाए अपनी उस कंट्री पे
जो उन्होंने लूज की है। ठीक है, जो दूसरी चीज है वो है डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन। अगर जो ग्लोबल लेवल पर टॉक्स होती हैं वो कुछ इस प्रकार हो कि दोनों कंट्रीज नेगोशिएट करने के लिए रेडी हो जाए, तो भी जो ये वॉर है वो एंड हो सकता है। साथ ही साथ रशिया की मिलिट्री और इकोनॉमिक एग्जॉशन, जो कि ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, एग्जॉशन है, वो अगर रीच हो जाती है, अगर रशिया के पास जो उसके रिसोर्सेज हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में भी ये जो वॉर है वो एंड हो सकता है। इंटरनेशनल प्रेशराइज अगर किया जाए, जैसे कि एक पीयर प्रेशर में होता है, वैसे ही अगर इंटरनेशनल लेवल पर प्रेशर एग्जर्ट किया जाए दोनों कंट्रीज पे, तो भी एक ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें वॉर खत्म हो जाएगा। वहीं पर पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन और रिकंसाइलेशन पे काम किया जाए और जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस को ध्यान में रखा जाए, तब भी अगर दोनों कंट्रीज इन दोनों सिचुएशन को भी रियलाइज करेंगी, इन दोनों कंडीशंस को भी रियलाइज करेंगी, तब भी ये जो वॉर है वो एक तरीके से एंड हो सकता है। तो ये सारी जो सिचुएशंस है वो बेसिकली ड्राइव कर सकती हैं इस वॉर के एंड को। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि 2.5 साल से जो वॉर चल रहा है, 2.5 साल से जो अलग अलग कंट्रीज ये सारे जो स्टेप्स हैं वो करने की कोशिश कर रही हैं, वो नहीं हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि अब वो अचानक से हो जाएगा? आपके जो व्यूज हैं आप कमेंट सेक्शन में बेसिकली मुझे बता सकते हैं। अब ये सब जो चीज थी, ये सब क्यों हमने इतना सब डिस्कस किया, वो इसीलिए था क्योंकि ये जेलेंस्की का विजन है। जेलेंस्की एज अ लीडर जो है वो पूरी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और वो बोलते हैं कि मैं देख पा रहा हूँ कि जो रशिया का ऑक्यूपेशन है वो हमारी कंट्री पे बहुत ही लीस्ट है, क्लोज टू 20% जो है वो बचा है, तो मैं इसीलिए होप कर रहा हूँ कि 2025 तक जो है ये वॉर खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ यूक्रेन की जो सॉवरेनिटी है और इंडिपेंडेंस है वो बेसिकली अब यूक्रेन के हाथ में वापस आ रही है, तो वो भी उनको एक तरीके से एक होप जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सिक्योरिटी गारंटीज जो उनके एलाइज उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो पीस के बारे में बात की जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस, न्याय के बेसिकली उपलक्ष्य में जो भी पीस की बात की जा रही है, शांति की वार्ता की जा रही है, उसके पर्सपेक्टिव से भी ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट आया था। रेस्टोरेशन जो है वो एक अब ग्लोबल ऑर्डर बन चुका है। सब लोग बोल रहे हैं कि हमें रिस्टोर करने की जरूरत है यूक्रेन को। रिकंस्ट्रक्शन, रिकंसाइलेशन, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, हर चीज डिप्लॉय की जा रही है। ग्लोबल सपोर्ट एक तरीके से यूक्रेन जो है उसको मिल रहा है। वेस्ट जो है वो इंटीग्रेट कर रहा है यूक्रेन के साथ, और रशियन इन्फ्लुएंस जो है वो रीजन में काफी ज्यादा मिनिमाइज हो चुका है ओवर द टाइम। यूनिटी और नेशनल आइडेंटिटी वापस से रिस्टोर हो गई है हमारी यूक्रेन के लिए, जिससे कि जेलेंस्की जो है वो एक तरीके से विजुलाइज कर पा रहे हैं कि 2025 तक अगर हमारे जो अक्टूबर 2024 से लेके दिसंबर 2024 तक के महीने जो हैं वो शांति में गए, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 2025 तक ये जो वॉर है वो ख़त्म हो जाए। ये जो वॉर है उसका बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है, इसीलिए हम इसको इतना ज़्यादा फोकस करके डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर वॉर की वजह से ही एक तरीके से डायनामिक्स शिफ्ट हुए थे और वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशंस जो थी उसके भी कयास लगाए जा रहे थे। तो इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे प्लेटफॉर्म पर अभी एक बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है, जिसमें क्लोज टू 50% का आपको ऑफ मिल रहा है। अगर आप यूज़ करते हैं कोड NST Live, तो आपको जो सारे कोर्सेज है जनरल स्टडीज़ के, सारे बैचेस का जो एक्सेस है वो मिल जाएगा एट अ मियर प्राइस ऑफ 24,999, जिसमें आपका CSAT कवर किया जाएगा, जिसमें आपका अनलिमिटेड एक्सेस मिलेंगे आपको हर बैचेस की, और 70+ जो है हमारे प्लस कोर्सेज से अभी तक सिलेक्शन हुए हैं। तो आप रेस्ट अश्योर रह सकते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन है वो खरीदना बिल्कुल भी वाजिब है कि नहीं है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लेट्स क्रैक UPSC CSE. With this is me Nandini signing off for the day. Do let me know about whatever your views are in the comment section. Thank you so much for watching.